नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार चौहान एक बार पुनः आप लोगों के सामने आया हूं। आज हम भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास यानी पाषाण काल से लेकर करके स्वतंत्रता के उपरांत तक जो भारत का इतिहास है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और भारत के इतिहास को हम कैटेगराइज करेंगे, कैटेगराइज कर कर करके जिससे वो हमें आसानी से याद हो सके, ऐसा व्यवस्थित तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में केवल हम लोग भारतीय इतिहास के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय इतिहास से संबंधित ढेर सारे टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं, जीके जीएस से रिलेटेड। तो जब तक हम इसका भारतीय इतिहास का सिलेबस नहीं जानेंगे, क्रमिक उसका अध्ययन नहीं जानेंगे कि हमें किस प्रकार से क्रम वाइज इसका अध्ययन करना है, जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक हमें इससे पढ़ने में कठिनाई ही समझ में आएगी। इतिहास को कैसे आसानी से पढ़ें, इस चीज़ को जानने के लिए सर्वप्रथम हम लोगों को इतिहास के सिलेबस का क्रमिक ज्ञान होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भारतीय इतिहास है, भारत का जो इतिहास है उसे 4 वर्गों में डिवाइड कर करके पढ़ सकते हैं। पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास और चौथा है स्वतंत्रता के उपरांत भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या उसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे पढ़ने से हमारा जीके जीएस पर मजबूत पकड़ बने, इसे जानने के लिए आइए प्राचीन भारत के इतिहास के क्रमिक सिलेबस का अध्ययन करें। प्राचीन भारत के इतिहास में सर्वप्रथम हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल। क्या पढ़ते हैं? पाषाण काल पढ़ते हैं। और जैसा कि जानते हैं यह जो पाषाण काल है 25 लाख बीसी से लेकर करके 1000 बीसी के मध्य माना जाता है। और इस पाषाण काल को हम लोग 3 वर्गों में डिवाइड किए हैं। पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी के अंतर्गत माना गया है। और मध्य पाषाण काल को हमने कितने के बीच में माना है? 10,000 बीसी से लेकर के 4,000 बीसी तक के बीच में हम लोग मध्य पाषाण काल मानते हैं। और तीसरा है जो नव पाषाण काल। इस नव पाषाण काल को भी हम लोग 10,000 से 1,000 बीसी के अंतर्गत मानते हैं। यहाँ भी 10,000 से चालू हुआ 4,000 बीसी, और ये 25 लाख से 10,000 बीसी के मध्य पूरा पाषाण काल है। और 10,000 से 4,000 बीसी के मध्य पाषाण काल है। 10,000 से लेकर के 1,000 के मध्य हमारा नव पाषाण काल है। इसके बीच में जो डिफरेंस है कि यह भी 10,000 से चालू हुआ, यह भी 10,000 से, इसके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में जब ये पाषाण काल पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। तो ये जो नव पाषाण काल है, मानव इसी नव पाषाण से बस्ती बनाकर जीवन यापन करना प्रारंभ कर दिया था। अच्छा, जब पाषाण काल हम लोग पढ़ लेंगे तो पाषाण काल पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर आता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो अवधि काल है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो अवधि काल है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह 2300 से लेकर करके 1750 के मध्य, 2300 बीसी से 1750 बीसी के मध्य माना गया। लेकिन अधिकांशतः इतिहासकारों का मत है कि जो यह सिंधु घाटी सभ्यता है यह 2500 बीसी से 1700 बीसी के मध्य माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता, पहला क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल। दूसरा क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल। क्या पढ़ेंगे? वैदिक काल। वैदिक काल में हम लोग 2 चीजों का अध्ययन करेंगे। वैदिक काल को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है, एक है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल का जब वीडियो हम लॉन्च करेंगे तो उसमें इन दोनों टॉपिक पर चर्चा की जाएगी। और उसके बाद आएगा महाजनपद। महाजनपद पर एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। इस महाजनपद में हम लोग क्या 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा करनी है, जो कि इसके अंतर्गत किसका किसका अध्ययन हम लोग करेंगे? मगध का उत्कर्ष, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये जो वंश है इसके बारे में हम लोग महाजनपद के अंतर्गत चर्चा करेंगे। महाजनपद के बाद यानी
पाषाण काल, सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक, उसके बाद महाजनपद, महाजनपद के बाद आता है कुछ धार्मिक आंदोलन होते हैं। जो धार्मिक आंदोलन है उसमें प्रमुख रूप से दो धर्मों के बारे में हमें पढ़ना है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में कंपैरिजन कर करके इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अब इस धार्मिक अध्ययन के बाद, धार्मिक आंदोलन को पढ़ने के बाद आता है मौर्य काल। मौर्य काल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग मौर्य काल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। मौर्य काल पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत कुषाणों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल। गुप्त काल के अंतर्गत समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। फिर आएगा गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल में हम लोग हर्षवर्धन के बारे में चर्चा करेंगे। गुप्तोत्तर काल पढ़ने के बाद आता है पूर्व मध्यकाल। ये जो पूर्व मध्यकाल है, पूर्व मध्यकाल में हम लोग राजपूतों के इतिहास के बारे में और दक्षिण भारत के जो इतिहास है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना है पाषाण काल, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता, तीसरा वैदिक काल, चौथा महाजनपद, महाजनपद चौथा हो गया। पांचवें पर आ जाएंगे हम लोग धार्मिक आंदोलन, पांचवें पर धार्मिक आंदोलन। फिर आएंगे मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। यानी प्राचीन भारत का जो इतिहास जब हम लोग पढ़ेंगे तो इतनी सारी चीजों के बारे में हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पूर्व मध्य काल आ गया। अब इसके बाद आएगा पूर्व जो हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके बाद हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में देखेंगे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या उसका सिलेबस है। तो